नौणी यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाई एस परमार जी के नाम पे समर्पित है। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो जब ये जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो ये एशिया में एकमात्र इस तरह की यूनिवर्सिटी होती थी। विश्व में ये दूसरी यूनिवर्सिटी थी। मगर यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री को कैटर जो करती थी यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, वो ये एशिया में एक सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती थी। और अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर चमन लाल ठाकुर जी, जो कि डीन हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले यही सवाल है आपसे, नौणी यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाई एस परमार जी के नाम पे समर्पित है, थोड़ा बताएं इस यूनिवर्सिटी को लेके। ये डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो जब ये जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो ये एशिया में एकमात्र इस तरह की यूनिवर्सिटी होती थी जी, और विश्व में ये दूसरी यूनिवर्सिटी थी जी। लेकिन अब समय के साथ साथ और भी इस तरह की कोई यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे भारतवर्ष में स्थापित हो चुकी हैं जी। मगर यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री को कैटर जो करती थी यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, वो ये एशिया में एक सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती थी। और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इस यूनिवर्सिटी की जो है वो आधारशिला रखी थी जी। और सर उद्देश्य क्या रहा यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का? इस यूनिवर्सिटी के बनने का उद्देश्य, इसके बनने के पीछे का उद्देश्य ये था कि क्योंकि हमारा एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे एक तो लोगों की रोजी रोटी किस तरह चलनी चाहिए और जो जलवायु जो क्लाइमेट हमारा है उसके हिसाब से हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने का था। जो हमारे जो पहले मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हैं डॉक्टर यशवंत जी, तो इसके हिसाब से फिर दूसरा 1952 इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी जी, उसके हिसाब से वैसे भी जो हमारी हिली स्टेट्स है उनमें जो हमारा जो उसका जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए जी, वो तकरीबन 33% के आसपास होना चाहिए जी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक दूरदर्शिता की सोच हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम इस सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जी। और सर फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं, आपने बताया कि 1985 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। फॉरेस्ट्री विभाग कब शुरू हुआ यूनिवर्सिटी में? जी, ये 1985 जैसे ही यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई उसी वक्त से हमारा पहला बैच जो था वो बीएससी फॉरेस्ट्री का बैठा जी। और तब से लेके जो है अभी तक आज वर्ष 2024 तक जो है तकरीबन हमारे यहाँ अभी तक जो पास आउट जो फॉरेस्ट्री में जो स्टूडेंट्स हुए हैं तकरीबन 1200 के आसपास जो है पास आउट हो चुके हैं जी। और अभी 350 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे बीएससी में अभी एट प्रेजेंट हैं जी। और 300 के आसपास जो है एमएससी और पीएचडी विभिन्न विषयों में अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री के ऊपर फॉरेस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इससे जुड़े दूसरे विषय के इसके रिलेटेड जो विषय हम पढ़ाते हैं इसमें ग्रेजुएशन बीएससी है और ये 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल की डिग्री है और बीएससी ऑनर्स डिग्री का हम देते हैं जी। और यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश का है उसमें 70% रिजर्वेशन जो है जी, वो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, आरओ की पोस्ट के लिए जी, जी। जो रेंज ऑफिसर्स रखते हैं जी। और इसके अलावा जो विभिन्न वोकेशनल विषय सरकार ने स्कूलों में शुरू किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर किया है या जो डिफरेंट जो आउटसाइड एजेंसी द्वारा पोषित जो परियोजनाएं जो प्रदेश भर में आती हैं उनमें जो है हमारे बच्चों का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब हमारे बच्चे कोई नौकरियां वहाँ लगती हैं। और दूसरा फिर यही नहीं कि वो प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाएं और दूसरे अपने वो अपना स्वरोजगार जो है वो शुरू कर सकते हैं। नर्सरी अपनी रेज कर सकते हैं और नर्सरी भी ज़रूरी नहीं कि वो फॉरेस्ट्री की नर्सरी रेज करे, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या किसी और
यानी कि और किसी दूसरे पेड़ पौधों की भी जो नर्सरी जो है वो पैदा कर सकते हैं। जी, ये तो सर आपने कोर्सेज़ की बात की, स्कोप की बात की। सबसे बेसिक सवाल ये है कि कोई बच्चा फॉरेस्ट्री में अपना करियर देखता है जी, तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो +2 जिसकी मेडिकल या नॉन मेडिकल में जो करता है बच्चा, जी और जिसकी परसेंटेज 50% या उसके ऊपर हो, जी थोड़े रिलैक्सेशन, तो जैसे SC ST कैटेगरीज के लिए जो सरकार द्वारा जो तय की गई है परसेंटेज, वो उनको छूट मिलती है। और उसके बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होता है। जी, यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस टेस्ट का है, और उस एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मेरिट बनती है उसके हिसाब से हम लोग जो है बच्चों की सिलेक्शंस करते हैं। जी। एक सवाल सर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सरकार बहुत सारे कैंपेन भी चलाती है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, जी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम नाकामयाब उसमें रह रहे हैं। क्या सर आप कारण मानते हैं कि एक मैसेज सरकार का आता है कि ये पेड़ लगाओ, उसके बाद भी वो उस हिसाब से नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है? ये एक अपना व्यक्तिगत विषय मुझे लगता है ये ज़्यादा मैटर करता है कि हर किसी को जो है पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील रहना चाहिए। जी, और खासकर जो हम लोग जो हमारे जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, या हम लोग जो फॉरेस्ट्री वाले प्रोफेशन में इस वक्त काम कर रहे हैं, जी सर, हम लोगों के लिए तो ये एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग जो है अपने पर्यावरण को कैसे बचा पाएँ, क्योंकि पर्यावरण जो है आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। और इसमें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने भी अभी COP 26 या 28 अभी हुआ है, जी, उसके बाद 26 जो COP हुआ है हमारा, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक लाइफ मिशन करके एक प्रोग्राम शुरू किया था। लाइफ LIFE मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो हम कैसे अपनी एक्टिविटीज़ का पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाएं, ताकि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और हम लोगों का जीवन एक स्वस्थ जीवन रहे। और खासकर जो कमिंग जनरेशंस हमारी हैं उनको हम किस तरह का एनवायरनमेंट दें, इस सोच के साथ जो है ये लाइफ जो मिशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया था। जी, और मुझे लगता है हम हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे भी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनकी परवरिश करनी चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि अगर आप कोई एक पेड़ लगाता है तो आपको, वो मत्स्य पुराण में ये कहावत है कि आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो जो आपको 10 पुत्रों का जो पुण्य आपको मिलता है। ये मुझे लगता है हम लोगों को ये सबको जो है इस बारे में जो है सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है कि जहाँ पे पेड़ लगाने की जिम्मेवारी है वो हम सब की, इंडिविजुअल्स की है। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। और सर चैलेंजेस की यहाँ पे बात करते हैं, स्टडी के हिसाब से मैं यहाँ से एक सवाल करने वाला हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, सीखने आते हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस उनके साथ रहते हैं? चैलेंजेस तो मुझे लगता है ये रहता है कि अब बच्चे आते हैं एनुअल सिस्टम से। उनका जो है स्कूलों में जो होता है वो एनुअल सिस्टम होता है, लास्ट में जो है एक बार उनको एग्ज़ाम देना होता है, या बीच में कहीं इंटरनल असेसमेंट होती होगी, तो मुझे नहीं आइडिया इसका। लेकिन यहाँ पे जब आता है तो हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, और एकदम से उसको जो है बच्चे को सेमेस्टर सिस्टम में ढालना पड़ता है। बिल्कुल। और सेमेस्टर सिस्टम भी हमारा उसमें ये है कि हमारे फर्स्ट आवरली होते हैं, फर्स्ट आवरली डिपेंड करता है कोई टीचर लेता है नहीं लेता है, लेकिन मिड टर्म हमारे कंपलसरी है, देन उसके बाद जो है फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो इसमें कई बार बच्चे क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनके 7-8 जो कोर्सेज हैं लगभग वो उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि हमने जो है फर्स्ट ईयर में कौन से कोर्सेज ऑफर करने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कौन करने हैं, थर्ड में कौन करने हैं, इस तरह से हमारे एक पूरा शेड्यूल बना होता है। जी सर। और इसमें जो है 7-8 कोर्सेज जो है उसको कम से कम एक सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज पढ़ने पड़ते हैं। जी। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा बच्चे के लिए एक थोड़ा सा शिफ्ट होता है कि वो एनुअल से एकदम से जो है सेमेस्टर सिस्टम में डलता है। और बाकी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे वेल इक्विप्ड जो है लैब्स हैं, वेल ट्रेंड हमारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हर कोर्स में
टाइम टू टाइम जो है उनकी इवैल्यूएशन होती है। जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा बच्चा आता है उसके लिए उसको हम कोई टीचर्स में से किसी को गाइड के लिए देते हैं कि वो उसके जब तक वो कॉलेज में रहेगा 4 साल, वो जो भी एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर संबंधित कोई भी उसको कोई लगता है कि मुझे पूछना है, उसमें वो थोड़ा पीछे रह गया है, तो वो अपने उस गाइड से पूछ सकता है। और गाइड जो है टाइम टू टाइम जो है ओरिएंटेशन वगैरह की इस तरह की क्लासेस जो है लेते रहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती नहीं है। जी, तो सर आने वाला भविष्य कैसा देखते हैं आप फॉरेस्ट्री में? बहुत अच्छा फॉरेस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो मुझे लगता है जैसे डेवलप्ड कंट्री में फॉरेस्ट्री को लिया गया है, फॉरेस्ट्री की एजुकेशन को लिया गया है, या फॉरेस्ट्री एज अ होल उसकी डेवलपमेंट हुई है, वैसा हमारे यहाँ थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये श्योर है कि जब हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे, जब तक हम फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे, तब तक जो है हम अपने एनवायरनमेट को नीट एंड क्लीन ही रख पाएंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा सिंक कार्बन का सिंक है। बिल्कुल। और जिससे जो है एनवायरनमेंट हमारा साफ़ सुथरा रहने की जो है वो गारंटी है। जी, और अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा मैसेज तो यही होगा कि आप सभी व्यूअर्स से जो श्रोता लोग हैं हमारे, कि अपने बच्चों को इस तरफ डालने की कोशिश करें। एनवायरनमेंट एक बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके साथ साथ जो है एक ओवरऑल जो है हमारे एनवायरनमेंट का किस तरह से हम उसको स्वच्छ रख पाएँ, इस तरह की जो है एजुकेशन के साथ साथ जो है लोगों को भी एक अवेयरनेस का काम करें। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान प्रोफेसर चमन लाल ठाकुर जी, फॉरेस्ट्री विभाग नौणी यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है। और हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी आपको यही संदेश हर बार की तरह देता है कि पर्यावरण को बचाइए, वृक्ष लगाइए, क्योंकि जितने वृक्ष हम लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, वो हम सब के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ही बेहतर होगा। दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।